इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने की रणनीति बना ली है, बल्कि इस पर इजराइल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली वॉर कमेटी ने गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इजरायली सेना गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है, ताकि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। वहीं इस फैसले के बाद गाजा वासियों में खौफ का माहौल है। हालांकि गाजा के लोग अभी भी अपनी जमीन को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं। अल जजीरा मीडिया से एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने बात करते हुए कहा कि उसे मौत स्वीकार है, लेकिन विस्थापन नहीं। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी योजना की घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा करेगी और गाजा से हमास को खत्म कर देगी। अल जजीरा मीडिया से गाजावासी अहमद हिर्ज ने बात करते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, गाजा पर इजरायली हमले के बाद से मैंने लगभग 100 बार मौत का सामना किया है और इस दौरान लगभग 8 बार अपने परिवार के साथ विस्थापित हुआ हूं। इसलिए मेरे लिए गाजा में ही मरना बेहतर होगा। हम गाजावासियों ने हर तरीके की यातनाएं, मुश्किलें और खराब परिस्थितियों को झेला है और गाजावासियों का आखिरी फैसला यही है कि वे गाजा में ही मरेंगे। वहीं अल जजीरा से बात करते हुए गाजा के कई लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक अन्य गाजावासी रजब खादन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि हम जानवरों के साथ सड़क पर रह लेंगे, लेकिन विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे। इजरायलियों को हमारे जिस्म और रूह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गाजा के लोगों को अपने शहर में रहना होगा। यानी कि गाजा वासियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी भी हालत में गाजा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर ही क्यों न जाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ऐसे में जिस तरह से गाजा वासियों ने गाजा को नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे कहीं न कहीं बड़ा झटका इजरायली सेना और नेतन्याहू को जरूर लगा होगा। आपको बता दें, इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि कई देशों ने इजराइल के इस प्लान का विरोध किया है और वो नेतन्याहू से इस बात को लेकर काफी नाराज भी हैं और तो और वो सीधे तौर पर इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इजराइल इस विरोध पर कोई जवाब देता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से गाजा वासियों ने इजराइल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, उससे साफ है कि नेतन्याहू को बड़ा झटका अब आगे भी लगने वाला है। रेड सी यानी कि लाल सागर, जो एक बार फिर से वैश्विक संकट का केंद्र बन गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर बड़े हमले की चेतावनी दे डाली है और ये भी साफ कर दिया है कि जो इजराइल की मदद करेगा या फिर उसके साथ खड़ा होगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं। यानी कि अब हूती विद्रोही आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हूतियों ने एक बार फिर किसको और कैसी धमकी दी है और रेड सी को लेकर अब नया क्या प्लान बनाया है। तो आपको बता दें, रेड सी का यह इलाका जो आमतौर पर व्यस्त समुद्री ट्रैफिक से गुलजार रहता है, लेकिन अब डर और दहशत के माहौल से घिरा हुआ है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक नई चेतावनी जारी की है, या फिर ये कहें कि इजराइल के मित्र देशों को सीधी सीधी धमकी दी है, जिसमें 64 शिपिंग कंपनियों को कहा गया है कि अगर वे इजराइल से जुड़े व्यापारिक कार्य को जारी रखती हैं, तो उनके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हूती प्रवक्ता याहिया साहरी ने कहा कि इजराइल से संबंध रखने वाले किसी भी जहाज को अब सुरक्षित नहीं समझा जाएगा। हम उन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करेंगे। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब रेड सी पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। बीते महीनों में हूतियों द्वारा कई व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। अब ये धमकियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। इसका असर अब नजर आने भी लगा है। कई जहाज रेड सी का मार्ग छोड़कर लंबा और खर्चीला कैप ऑफ गुड होप वाला रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी हो रही है और परिवहन लागत कई गुना बढ़ गई है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर धमकियां यूं ही जारी रहीं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पूरी तरह से बाधित हो सकती है।
बता दें आपको, भारत सहित एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम, गैस और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। हूतियों की इस नई धमकी पर भारतीय व्यापार विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है। उनका कहना है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो भारत को वैकल्पिक मार्गों से माल मंगवाना पड़ेगा, जिससे लागत और महंगाई दोनों बढ़ेगी। रेड सी, जो कभी विश्व व्यापार की धड़कन हुआ करता था, आज एक अस्थायी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। हूतियों की धमकी ने न केवल व्यापारिक सुरक्षा को झकझोरा है, बल्कि दर्शाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष कैसे वैश्विक संकट बन सकता है। तो सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग अब सुरक्षित रह पाएंगे, और क्या वैश्विक शक्तियां मिलकर इस संकट का समाधान निकाल पाएंगी या फिर नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हूतियों का जिस तरीके से चैलेंज लगातार इजरायली मित्र देशों को दिया जा रहा है, वो काफी गंभीर भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल अब देखना होगा कि तमाम देश मिलकर हूतियों को कोई जवाब देते हैं या फिर हूतियों की धमकी के आगे सब शांत बैठ जाते हैं। हाल के समय में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव पर दुनिया भर की नजरें रही है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान में कथित गुप्त गतिविधियों ने ईरानी नेतृत्व को चिंता में डाला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी और उनकी खुफिया एजेंसियां मोसाद के नेटवर्क को नष्ट करने में असफल रही है। इस स्थिति में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए ईरान ने तालिबान से मदद मांगी है, ताकि वो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से मोसाद के जासूसों की पहचान कर सके। ये खबर दिखाती है कि ईरान किसी भी हाल में अपने सिस्टम से मोसाद का सफाया करना चाहता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की वो कोशिशें करते रहे हैं। जून 2025 में उन्होंने उन्हें निशाना भी बनाया। हाल के वर्षों में ईरान में कई विस्फोट और हमले भी हुए, जिनमें परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, संवेदनशील गुप्त सुविधाओं पर हमले शामिल भी हैं। 2025 में भी मोसाद की सक्रियता कम नहीं हुई है। जून 2025 में ईरान ने दावा किया कि मोसाद के 6 जासूसों को हमदान प्रांत से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये साइबर जासूसी और देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ईरान ने उन पर आरोप लगाया। इसके अलावा ईरान ने जासूसी के आरोप में कई और लोगों को फांसी दे दी है, जिनमें से कुछ पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोसाद ने ईरान के भीतर गहरी पैठ बना रखी है, जिससे ईरानी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि ईरान मोसाद का सफाया करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, जिसके लिए उसने हाल के समय में बहुत लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया।